अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये ब्रदर कंपनी की सिंगल नीडल की लॉक स्टिच की मशीन है। दोस्तों आज मैं आपको इसका ये नाइफ असेंबली सारा किस तरीके से फ़िट किया जाएगा, ये सारा फ़िट करने का तरीका सिखाऊंगा और इसकी सिलाई किस तरीके से निकाली जाती है, नाइफ़ की टाइमिंग या कटर की टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है, ये सारी चीज़ें बताने की आज कोशिश करूँगा। दोस्तों ये नाइफ असेंबली का सारा पुर्जा ये हमने खोल के यहाँ पर रखा हुआ है और अभी हाल ही में हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि इसको खोला किस तरीके से जाता है। अगर आपको खोलने की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो ये नाइफ असेंबली की पार्ट्स पुर्जा जो है ये किस तरीके से खोली जाती है, ये वीडियो मैंने अभी हाल ही में, तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख के अपने मसले को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सारी पुर्जे और ये पूरा नाइफ असेंबली मैं आपको आज फिट करके दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन भले जैक की हो, जॉकी की हो, डोमा की हो, जीएमसी की हो, ब्रदर की हो या XYZ न्यू मॉडल की कोई सी भी मशीन होगी, उसका नाइफ असेंबली का सेटिंग जो होगा वो इसी तरीके से होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जो इसका मैग्नेट कॉइल यहाँ पे लटक रहा है, अगर आपने इसको निकालना है तो इसका ये तार पीछे से आप उसको आज़ाद करेंगे और इसको खींचेंगे तो बाहर आ जाता है और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फिट करेंगे। ये जो कट वाला हिस्सा है ये तार वाले साइड पे जाएगा, जो इसके अंदर ये आपको तार दिख रहा है, ये कट वाला हिस्सा उसी तार वाले साइड पे जाके ऐसे रुकेगा ताकि तार हमारा ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर फिट कर लेना है। ये जब इसके अंदर करंट आता है तो इन किनारों पे, सुराख के किनारों पे मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनता है तो ये लोहे का पीस है, ये उसको खींच लेता है अपनी तरफ। तो इस तरीके से ये काम करता है। और इस कॉइल को करंट देता कहाँ से, कैसे करंट आता है, तो ये हमारे पेडल के ऊपर होता है। जब पेडल हम पीछे मारते हैं ज़ोर से तभी इसके अंदर करंट आता है और ये काम करता है। तो इसको हम फिट कर लेंगे। इसको फिट करने के लिए इसके अंदर हमने 2 वाशर लगा लेना है, एक रबड़ वाशर लगाना है। रबड़ वाशर जो है ये इसकी आवाज़ को कम करता है, ये जब काम करता है तो चड़क चुड़क आवाज़ आता है, तो ये उस आवाज़ को कम करने का रबड़ वाशर लगा हुआ है, कम करने के लिए। और ये दूसरा एक और वाशर इसके अंदर जो लोहे का लगा हुआ है, ये इस पीस को ख़राब होने नहीं देता, यानी कि जो इसका ये किनारा है इसको ख़राब होने नहीं देता है। और ये आपको ये इधर से जो किनारा है ये थोड़ा सा ख़राब दिख रहा होगा, ये हमारा जो नाइफ असेंबली है, ये जो इसके अंदर राड लगा हुआ है, ये राड आगे इसके अंदर टकर रहा होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे टकर रहा होता है राड। ये अक्सर ऐसा होता है कि इसके अंदर गैप भी आ जाता है, तो गैप ख़त्म किस तरीके से किया जाता है ये भी बताऊंगा आपको। वीडियो पे आप बने रहेंगे, वीडियो फुल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है। तो इसको फ़िलहाल हम ऐसे यहाँ पे फिट कर लेंगे। बाद में जब हम इसकी टाइमिंग वगैरह बांधेंगे तो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे जहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे 2.5 नंबर की एलकी से इसको टाइट कर लेना है। इसके अंदर 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है, बाज़ मशीन के अंदर नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है, बाद में स्क्रू लगा ही बना होता है। ये इस जो पिन इसके अंदर लगा हुआ है, इस राड जो इसके अंदर राड लगा हुआ है वो राड के अंदर ही चूड़ी बना हुआ होता है, ये इधर से पीछे से घुमा के हम टाइट कर लेते हैं। इसको फ़िलहाल हम यहाँ पे ऐसे अभी लगा लेंगे एक स्क्रू पे, ये स्क्रू हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। ये भी हम फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे इसको कस लेंगे, पेचकस की मदद से हम इसको टाइट कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे फ़िलहाल रुक जाए अभी, बाकी हम आगे का काम कर सकें। दोस्तों ये हमने सोलोनाइट यहाँ पे रोक दिया है और रोकने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो कट वाला राड है इसके ऊपर केम बना हुआ है, इसको हम यहाँ से ऐसे इस पुश के अंदर लगा लेंगे। अगर ये हम पहले नहीं लगाएंगे तो ये बाद में फिर लगेगा नहीं। जब हम इधर असेंबली सेट कर देंगे तो ये फिर जगह नहीं होगा, तो ये लग नहीं पाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है। लगाने के बाद फिर हम ये असेंबली है इसका, ये असेंबली पूरा इसके अंदर लगाएंगे। दोस्तों वीडियो पे बने रहना है तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैंने खुद भी इस मसले के हवाले से वीडियो यूट्यूब पे देखा है। वो 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो होता है, तो उससे 2 मिनट 4 मिनट तो सिर्फ स्क्रू खोलने ही में लग जाता है, पूरी असेंबली हम कैसे फिट कर पाएंगे उसके अंदर। तो ये शाफ्ट को हमने इसके अंदर से ऐसे निकाल लेना है और निकालने के बाद इस स्प्रिंग को भी हम जैसे निकाल लेंगे। शाफ्ट को फ़िलहाल साइड पे रखेंगे। इसका जो ये ब्लॉक वाला हिस्सा है, ये ब्लॉक वाला हिस्से को हम सांचे में बैठाएंगे। जो यहाँ पे सांचा इसका बना हुआ है, ब्लॉक का सांचा, इसके अंदर हमने इसको बैठा लेना है। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे बैठा लेना है और बैठाने के बाद इसको हम ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे ये स्प्रिंग हम लगा देंगे। तो ये इस तरीके से आपने इसको बैठाना है और फ़िलहाल अभी ऐसे हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद
इधर से हम शाफ्ट को अंदर करेंगे। ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हम अंदर की तरफ यहाँ से, इधर सुराख है, सुराख के अंदर इसको लगाएंगे। तो ये सुराख के अंदर हमने इस तरीके से लगाना है। स्प्रिंग के अंदर पहले बैठाना है, फिर हमने जो आगे असेंबली है, कटर असेंबली हमारा, कटर असेंबली में भी हमने इसको चढ़ा लेना है। ये हमने शाफ्ट को कटर असेंबली में भी चढ़ा लेना है। इधर से ब्लॉक से उतरे नहीं नीचे से, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और इसको हम ऐसे आराम से कटर असेंबली में चढ़ा लेंगे। हल्का हल्का भले चोट मार लें, ये चला जाएगा। चोट सोनार वाला मारना है, लोहार वाला चोट नहीं मारना है। आराम से चोट मारना है। जहाँ पे आपको लगे कि यार ये ज़्यादा सख्त हो गया, अब जाने नहीं मांग रहा है, तो फिर आपने थोड़ा सा हिला जुला के देख लेना है कि वाकई में ये कहीं पे अटक रहा है। अगर नहीं अटक रहा है तो इसको फिर हल्का हल्का हम चोट मारेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको बैठा लेंगे। ये हर मशीन में नहीं होता है, बाज़ मशीन में बिल्कुल फिक्स बना हुआ होता है, बाज़ मशीन में हल्का सा लूज़ होता है, आराम से चला जाता है। इसको भी अगर हम रेकमाल वगैरह करेंगे तो ये चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा फिर। तो हमने यहाँ पे एक छोटा पेचकस रख लेना है और इस शाफ्ट को हम और अंदर की तरफ लेके जाएंगे। इधर से आप देखेंगे तो शाफ्ट हमारा दिखने लगा है, इधर से शाफ्ट बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग लॉक लगेगा दोस्तों, इस शाफ्ट को हम यहाँ पे ऐसे रोक लेंगे, फुल इसको अंदर अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने वाशर भी बैठाना है, एक रबड़ वाशर है और एक लोहे का वाशर है। तो इन दोनों वाशरों को भी हम बैठाएंगे। रबड़ का वाशर जो है ये बॉडी की साइड पे होगा और जो हमारा ये कटर असेंबली है उस साइड पे हमारा लोहे वाला वाशर होगा। तो इसको हमने सेंटर कर लेना है। नीचे गिर गया है, एक दफ़ा में ये लगता नहीं है, आपने कोशिश करते रहना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको हम बाहर निकालेंगे, इसको इधर ऐसे दबा लेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे। शाफ्ट को हमने थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। ये शाफ्ट अभी आपको इधर से थोड़ा दिख रहा होगा इस जगह से, तो इस जगह पे हमने शाफ्ट को रोक लेना है और व्हील को हम घुमाएंगे। व्हील घुमा के केम को हम आगे लेके जाएंगे। ये केम है, ये यहाँ पे अटक रहा है, व्हील घुमाएंगे तो हमारा केम जो है ये आगे आ गया, ताकि यहाँ पे गैप बन जाए, थोड़ा सा इस जगह पे गैप आ जाए। तो ये भी आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो वाशर है इसको इसके अंदर लगा लेंगे। इन दोनों वाशर को हम बैठा लेंगे जगह पे। आप ट्यूज़र की मदद से या किसी चीज़ की मदद से लगा लीजिएगा। दोस्तों ट्यूज़र की मदद से इसके दूसरे वाशर को भी हम हल्का सा धक्का देके जगह पे बैठा लेंगे और शाफ्ट को हम इधर से और आगे लेके जाएंगे। हल्का हल्का चोट मारेंगे तो यहाँ से हमें दिखेगा कि वाशर हमारा दोनों जगह पे बैठ गया। ये भी जगह पे बैठा हुआ है, इसको इसी जगह पे ऐसे हमने रोक लेना है और इस जगह से ऐसे हल्का हल्का चोट मारना है। तो ये शाफ्ट बाहर आ गया है। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो हो सकता है रबड़ वाला वाशर ख़राब हो जाए, डायरेक्ट शाफ्ट उसी वाशर पे जाके लग जाए। तो अभी हमने इसको और अंदर लेके जाना है। इसको हम हल्का हल्का चोट मारेंगे ऐसे, ताकि ये जगह पे बैठ जाए। अगर आपको लगे कि चोट सही यानी कि जगह पे लग तो रहा है लेकिन अंदर शाफ्ट नहीं जा रहा है, तो आपने इसको चेक कर लेना है कि कहीं ये अटक तो नहीं रहा है। तो ये अभी हमने इसको अंदर की तरफ बैठा दिया। अब यहाँ से हमारा लॉक लगेगा, स्प्रिंग लॉक। इसको कैसे हम हिला के देख लेंगे। इसको हम शाफ्ट को और भी अंदर लेके जाएंगे। शाफ्ट हमारा इधर से दिखने लगेगा, जब शाफ्ट और भी अंदर आएगा तो इधर से दिखने लगेगा। तो फिर हम उसके बाद इसका स्प्रिंग लॉक का जो कट है उसको देख लेंगे कि स्प्रिंग लॉक का जो कट वो सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। इसको कटर असेंबली को हमने इस तरीके से पकड़ लेना है और इधर से हम शाफ्ट को पीछे लेके जाएंगे तो हमारा जो स्प्रिंग लॉक है वो यहाँ पे लग सकेगा, क्योंकि फिर वो कट दिखेगा इसका। और थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे शाफ्ट को, ये आपको दिख रहा होगा कि ये कट यहाँ पे दिख गया है और इसी जगह पे हमने इसका स्प्रिंग लॉक को लगा लेना है। नोक पिलास की मदद से इसको पकड़ के हम लगा लेंगे। इस जगह पे हमने नोक पिलास की मदद से पकड़ के लगा देना। फ़िलहाल हम ऐसे रोकेंगे यहाँ पे और किसी पेचकस से या किसी चीज़ से इसको आगे हम धक्का देंगे तो ये जाके बैठ जाएगा। अभी भी सही से बैठा नहीं है, इसको बैठाना है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लिया। तो इस तरीके से आपने इसको बैठा लेना है। इसके अंदर तकरीबन इस नट के अंदर यहाँ से बॉडी से नट में तकरीबन 2 mm 1.5 mm का गैप होना ज़रूरी है। अगर ये गैप नहीं होगा तो ये बार बार ऐसे आगे जाएगा और पीछे आएगा जब, तो इस बॉडी के साथ टकरेगा और ये हिस्सा इसका टूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए
वाशर लगाना है कि वाशर 1 लगेगा 2 लगेगा, तो ये चीज़ देखना है हमने। अब इसी तरीके से इस जगह पे हमारा जो शाफ्ट दिख रहा है, इस जगह पे जो शाफ्ट दिख रहा है, ये हमारा पीस ऐसे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि शाफ्ट में और इस पीस के अंदर गैप नहीं है। इसके अंदर अगर गैप हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लूज़ करेंगे और लूज़ करके इसके अंदर जो पिन आया हुआ है उस पिन को थोड़ा सा अंदर कर देंगे 1-2 mm, ताकि इसके अंदर से गैप ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, जब भी ये दबे तो ये सही काम करे। अभी इसके अंदर एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो ऐसे पीछे जाके रुकेगा ये। तो इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, ये जो हमने स्क्रू टाइट किया है इसको हम लूज़ करेंगे और लूज़ करके इसका जो ये बेस है इसको आगे लेके आएंगे। इसको आगे लेके आएंगे तो इसके अंदर से ये गैप जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हल्का सा गैप आ रहा है। तो 19-20 इसके अंदर जो गैप है वो रहेगा तकरीबन 1 से 2 mm तक का इसके अंदर गैप है, और इतना गैप रहना चाहिए। इतना गैप अगर ये नहीं रहेगा, अभी जैसे मैं इसको पुश करता हूँ तो ये तकरीबन 1 से 1.5 mm आगे जा रहा है। तो इसको हम और भी आगे करेंगे। ये 2 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ से लूज़ करेंगे और लूज़ करके इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेंगे, ऐसे खींचेंगे पीछे की तरफ और इस स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे ऐसे। तभी इसके अंदर जो गैप है ये आपको दिख रहा है बहुत थोड़ा सा रह गया है, और इसको हम फुल टाइट करेंगे। फुल टाइट करने के बाद इधर से जब ऐसे दबाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये गोली है, ये गोली इस केम के करीब आना चाहिए। व्हील घुमा के हम केम को थोड़ा करीब लाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा मिले। इस केम के करीब आ जाना चाहिए ये ऐसे। ये दिख रहा होगा आपको कि ये इतना चढ़ रहा है ऊपर, तो ये इस तरीके से ऊपर चढ़ना चाहिए। जब हमारा ये सोलोनाइट मूव ऐसे अंदर जाएगा, ये ऐसे बंद करेगा इसको, और बंद करने के बाद फिर जब ये केम हमारा मूव होगा तो ये इस तरीके से मूव होना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा। इधर से मैं अंगूठा ऐसे रखा हुआ हूँ ताकि ये आपको, अब ये वापसी इसलिए जाता है कि इस तरफ स्प्रिंग लगा हुआ होता है, वो स्प्रिंग इसको वापसी लेके जाता है, ऐसे वापसी लेके जाता है। दोस्तों इस शाफ्ट के अंदर कट बना हुआ था इस स्क्रू के जगह पे। अगर हम उस कट को सामने नहीं भी करेंगे तब भी हम इसको टाइट करेंगे तो बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि कट जो है हमारा वो इस पर किसी काम का नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग लॉक लग रहा है वो स्प्रिंग लॉक ही इस शाफ्ट को रोक के रखा हुआ है। स्प्रिंग लॉक के ऊपर ही सारा काम चल रहा है। अगर स्प्रिंग लॉक नहीं होगा तब हम उसको कट को फॉलो करेंगे। अगर स्प्रिंग लॉक लगा हुआ है तो कट को फॉलो नहीं करना, आप इस स्क्रू को कहीं पे भी टाइट करेंगे तो ये काम करेगा। तो ये अभी बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। तो यहाँ तक का हमारा काम क्लियर है बिल्कुल, और ये शाफ्ट हमारा यहाँ पे भी ये सही मूव हो रहा है। इस तरीके से मैनुअली आपने चेक करना है कि कहीं पे ये अटक तो नहीं रहा है। अगर कहीं पे अटकेगा या जाम होगा तो ये काम सही नहीं करेगा। तो आपने बिल्कुल इसको फ्री रखना है, ये जैसे ये भी फ्री है ऐसे फ्री होना चाहिए। दोस्तों ये इसका मूविंग लीवर है। इस मूविंग लीवर के ऊपर यहाँ पे एक रबड़ लगा हुआ होता है। ये रबड़ ये इस तरफ से कट गया है, पहले ये इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई गत्ता वगैरह भरूँगा। ये मैंने गत्ता ले लिया है, इस गत्ते को इसके अंदर लगा लेंगे ताकि ये थोड़ा सा बाहर दिखना शुरू हो जाए। इस जगह पे हमने गत्ते को ऐसे लगा लेना है, क्योंकि नया रबड़ अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर आपको नया रबड़ मिल जाए तो नया रबड़ लगा लें इसके अंदर, और ये इस तरीके से इतना बाहर दिखना चाहिए जितना ये बाहर दिख रहा है। इसका काम सिर्फ ये कि ये नाइफ़ को थोड़ा, जब मशीन हमारी बहुत पुरानी हो जाती है दोस्तों, इस रबड़ का काम ये है कि ये जब इस जगह पे ऐसे लगा हुआ होता है तो जब ये अपने जगह पे वापसी जाके बैठता है तो ये बहुत ज़ोर से शोर मचाता है, यानी कि टक करके आवाज़ आता है। तो ये रबड़ आवाज़ को कम कर देता है, और ये नाइफ़ की सेटिंग भी होती है कि अगर मशीन हमारी चलते चलते बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो इसके जो ये गोली वगैरह हैं, ये पुर्जा जो भी लगा हुआ है, ये ब्लॉक वगैरह या बुश वगैरह, ये इसके अंदर चाल आ जाता है। जब इसके अंदर चाल आ जाता है तो हमारा जो ये मूविंग नाइफ़ और फिक्स नाइफ़ है ये अपने जगह पे जाके ये सही से ऐसे इसके सुराख को बंद नहीं करता है। जब ये सुराख को बंद नहीं करता है तो ये रबड़ फिर फ़ायदा पहुंचाता है। रबड़ अगर होगा लगा हुआ तो ये तकरीबन 2 से 3 mm नाइफ़ को आगे की तरफ ले आता है, तो उससे ये होता है कि फिर वो सही बंद होना शुरू हो जाता है।
तो ये मूविंग लीवर को हम यहाँ पे लगा लेंगे। पहले इसका स्प्रिंग लगा लेंगे यहाँ पे। ये स्प्रिंग इस जगह पे ऐसे बैठा लेना है आपको। स्प्रिंग हमने जगह पे बैठा लेना है और उसके बाद ये लीवर को हम लगा लेंगे इस जगह पे। ब्लॉक की जगह पे हमने जो ये शाफ्ट आ रहा है, इधर से ऐसे उंगली से इसको ऐसे दबाना है, ऐसे इधर से दबा के रखना है और दबाने के बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे चढ़ा देंगे। इसको चढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे ताकि ये हाथ से मूव भी हो और इस शाफ्ट के साथ जाम भी रहे। इसको हमने हल्का सा टाइट कर लिया। अभी ये हाथ से मूव भी कर रहा है और ये हल्का सा इसके अंदर जाम भी है। दोस्तों इसके बाद हमने ये करना है कि दोस्तों इस स्प्रिंग को हम इधर जगह पे इसका बैठा लेंगे ऐसे। इस जगह पे ये हमने स्प्रिंग इसका बैठा लिया और इसको ऐसे ले जाके हमने बॉडी के साथ जो इसका मूविंग लीवर है इसको मिला देना है। और यहाँ पे हम 3 नंबर की एलकी रखेंगे इस जगह पे ऐसे। जो हमारा ये गोली है, ये जो गोली है और शटल रॉड है, यहाँ पे हमने 3 नंबर की एलकी ऐसे रख देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको शाफ्ट से 3 mm गैप देना है इस जगह पे। तो हमने यहाँ पे रख के और इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे पुश करके मिला देना, तो ये इसकी टाइमिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हमने एलकी हटा लेना है। अब एलकी हटाने के बाद हम ये जो 4 नंबर की एलकी के स्क्रू को हमने हल्का सा टाइट किया था, इसको हम फुल टाइट कर देंगे। इसको हमने ऐसे फुल टाइट कर लेना और फुल टाइट करने के बाद इधर से हम इसके सोलोनाइट को पुश करेंगे। जो हमारा करंट कॉइल है, इस करंट कॉइल को हम इधर से ऐसे पुश करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि इसका जो ये गोली है इस केम के साथ, इस टक्कर के साथ टक्कर नहीं रहा। अगर इस टक्कर के साथ टकरेगा तो ये हिस्सा यहाँ से टूट जाएगा। जो इसका कटर असेंबली है, इसका ये हिस्सा यहाँ से टूट जाएगा, या कभी कभी ये केम के ऊपर चढ़ेगा नहीं और धागा भी सही नहीं काटेगा। तो ये चीज़ कैसे होता है ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर से ये 4 नंबर की एलकी के स्क्रू को हम दोबारा लूज़ करते हैं और लूज़ करने के बाद जब हम इसको शाफ्ट के साथ ऐसे मिला देते हैं, मिलाने के बाद जब हम ये दबाते हैं यहाँ से, तो ये इसी जगह पे अटक रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जो यहाँ पे टक्कर बना हुआ है, इस टक्कर पे ही ये अटक जा रहा है। तो इसको इसीलिए हम 3 mm का गैप देते हैं ताकि ये इसके साथ टकरे नहीं और आसानी से कटिंग हो जाए, मूविंग नाइफ हमारा आगे आ जाए। हमने फिर वही अमल करना है जो अभी हमने बताया था। इस तरफ से इसको दबा के रखना है, इसके शाफ्ट को हमने इस जगह से ऐसे दबा लेना है और दबाने के बाद इस 4 नंबर की एलकी को, स्क्रू को, 4 नंबर की एलकी के स्क्रू को हमने ऐसे हल्का सा टाइट करना है ताकि ये हाथ से मूव हो। अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो हाथ से मूव नहीं होगा। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दिया, तो इसको हाथ से मूव होना चाहिए ऐसे। तो ये अभी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर 3 नंबर की एलकी यहाँ पे फंसा देंगे ऐसे और इसको हमने ऐसे आगे धक्का देके मिला देना है ऐसे। जब ये अपने जगह पे मिल जाएगा तो ये सही काम करने लगेगा। तो ये अभी हमने यहाँ पे मिला दिया। अब इधर से ये कॉइल को हम दबाएंगे यहाँ से, तो ये सही काम कर रहा है। अभी इसी जगह पे हमने 4 नंबर की एलकी का जो स्क्रू हल्का सा लूज़ छोड़ा था उसको हमने सही से टाइट कर लिया और अब ये बेहतरीन है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मैनुअली हाथ से चला के देखेंगे कि क्या ये सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी हमने यहाँ से करंट कॉइल को पुश कर लेना है ऐसे, और पुश करने के बाद जब हम व्हील घुमाएंगे ऐसे, ये आपको दिख रहा होगा कि ये काम कर रहा है। ये इसी तरीके से काम करना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरीके से ये यहाँ पे काम करना चाहिए। जाम वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर जाम वगैरह होगा तो कटिंग सही नहीं काम करेगा और पुर्जा भी टूटने का ख़तरा होता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम इसका मूविंग नाइफ होल्डर लगा लेंगे। मूविंग नाइफ होल्डर यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसको हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है और ये बैठाने के बाद इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। इसका ये केम वाला जो स्क्रू है, इसका चान कनेक्टिंग जो है उसके अंदर ये केम वाला स्क्रू लगेगा, इसको भी हमने लगा लेना है। और ये अभी हम टाइट नहीं करेंगे। जो हमारा मूविंग नाइफ होल्डर लगा हुआ है उसको रोकने के लिए ये प्लेट बना हुआ है, इस प्लेट को भी हमने लगा लेना है। ये इस तरीके से इसके अंदर कट बना हुआ है, ये कट हमने इस तरफ रखना है, ऐसे इसको नहीं लगाना है। तो ये हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। दोस्तों इसका जो ये मूविंग नाइफ होल्डर प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये कॉलर लगेगा, एक कॉलर अंदर की साइड पे लगेगा। और इसी तरीके से इसका एक स्क्रू और है, उसके ऊपर भी हमारा ये कॉलर लगेगा। ये कॉलर हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से मैंने इसके अंदर कॉलर लगा दिया है। और कॉलर लगाने के बाद इसको हम जगह पे ऐसे लगा के टाइट करेंगे। दोस्तों इसको हमने ऐसे जगह पे लगा लेना है
और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमने स्क्रू को पहले दोनों स्क्रू को फंसा लेना है अपनी जगह पे और फिर इसको हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों स्क्रू जगह पे फंसा दिया है और इसको हम टाइट करेंगे। इसको टाइट करते वक्त ये ध्यान देना है, ये स्क्रू अभी फ़िलहाल मैंने इसलिए फंसाया था कि ये एक जगह पे चांद इसका रुक जाए, जो कनेक्टिंग चांद है ये एक जगह पे रुक जाए। अब हम इसको टाइट करेंगे और उस पर से मूव करके देखेंगे कि ये जाम वगैरह तो नहीं हो रहा है। अगर ये जाम होगा तो सही काम नहीं करेगा, उसको हमने बिल्कुल फ्री करना है। तो ये इस तरीके से फ्री होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये केम वाला जो स्क्रू है ये लगा देंगे। तो हमारा जो मूविंग होल्डर है वो कटर असेंबली के साथ काम करना शुरू कर देगा कटिंग केम के हिसाब से। दोस्तों इसको मैनुअली चेक कर लेंगे कि मैनुअली हमारा जो ये कटिंग केम है ये सही काम कर रहा नहीं कर रहा, मूविंग नाइफ हमारा मूव हो रहा नहीं हो रहा। तो हमने इस तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पे हम सोलोनाइट को दबाएंगे, पहले हमारा नीडल नीचे की तरफ आएगा और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा तभी हमने इधर से सोलोनाइट को दबाना है। अभी हमने दबाया हुआ है सोलोनाइट को और व्हील को हम घुमा रहे हैं। तो ये आपको दिखेगा कि हमारा मूविंग नाइफ जो है वो सही आगे आ रहा है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप उसको मैनुअली चेक कर लें एक दफ़ा कि हमारा जो मूविंग नाइफ है या मूविंग नाइफ असेंबली जो है ये सारा ये सही वर्क कर रहा नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से वर्क करना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर हम फिक्स नाइफ लगाएंगे। फिक्स नाइफ लग जाएगा तो उससे ये पता लगेगा कि हमारा जो हमने 4 नंबर की एलकी से इसका कटर असेंबली का जो सेटिंग किया है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसके फिक्स नाइफ को हमने इस जगह पे ऐसे रोक लेना है और एक स्क्रू इसका लगा लेना है। दोस्तों मूविंग नाइफ फिक्स नाइफ को हमने, ये इसका फिक्स नाइफ है, फिक्स नाइफ को हमने जगह पे सेट कर लिया और ये एक स्क्रू पे रुका हुआ होता है। तो इस स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है और अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। जब अच्छी तरीके से हम टाइट कर लेंगे फिर हम मैनुअली इसको हाथ से चला के देखेंगे कि इसका जो पॉइंट है वो सही बंद हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे मैं इसको अभी हाथ से ऊपर लेके जाता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसका सुराख जो है ये पूरा बंद हो रहा है। जो ये वाला सुराख है मूविंग नाइफ का ये फिक्स नाइफ के साथ बंद हो रहा है। अगर ये अभी जैसे ये फिक्स नाइफ के साथ बंद हो रहा है ये कटर असेंबली के साथ भी इसी तरीके से बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगा तो धागा हमारा कटेगा नहीं। तो अभी हमने फिक्स नाइफ लगा दिया इसका। अब इसको हम मैनुअली चेक करेंगे। इधर से हम करंट कॉइल को दबाएंगे, इस जगह से हम करंट कॉइल को दबाएंगे। इस जगह से हम करंट कॉइल को दबाएंगे और ऐसे निडल को हम पहले एक दफ़ा नीचे लेके आएंगे और फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो निडल हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और हमने इधर करंट कॉइल के पीछे से पुश किया और मूविंग नाइफ हमारा आगे आएगा। ये आपको दिख रहा होगा, निडल ऊपर जा रहा होगा और मूविंग नाइफ आगे आ रहा होगा। तो हम सुराख चेक कर लेंगे यहीं से कि वो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं कैमरा इधर से सुराख के करीब करता हूँ ताकि हमें नज़र आए। अभी हमने करंट कॉइल के पीछे फिर से पुश करना है। पहले निडल को नीचे लेके आना है, फिर ऊपर की तरफ जाने लगे, फिर हमने करंट कॉइल को पुश करना है और पुश करने के बाद फिर हम मैनुअली ऐसे चेक करेंगे कि ये सुराख जो है ये सही बंद हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से देखते हैं। दोस्तों इसको हमने मैनुअली उसी तरीके से चेक करना है। नीचे से सोलोनाइट को हम पुश करेंगे यानी कि करंट कॉइल को पुश करेंगे और निडल को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे और फिर हम व्हील घुमाएंगे ऐसे। ये अभी हमारा मूविंग नाइफ आगे की तरफ आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये फुल सुराख बंद हो जाना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए। तभी ये पीछे से पीछे चला जा रहा है वापस। दोस्तों हमने निडल को बिल्कुल नीचे की तरफ ले आना है और नीचे की तरफ लाने के बाद हमने इस जगह पे से 4 नंबर की एलकी लगाना है। यहाँ पे 3.5 mm 4 mm नाइफ में गैप आना चाहिए। ये तकरीबन अभी 2 mm तक का ये पीछे नाइफ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 mm तक का ये पीछे। तो हम क्या करेंगे अभी जो दोस्तों जैसे बुक पे भी ये लिखा हुआ होता है कि इसको हमने 3 mm के ऊपर ही रखना है, लेकिन 3 mm पे ये तब काम करेगा जब इसका रबड़ जो है ये वाला ये बिल्कुल सही होगा। ये रबड़ हमारा छोटा हो गया है, ये तकरीबन बाहर होना चाहिए, तकरीबन 2.5 से 3 mm ये बाहर की तरफ होता है ताकि ये नाइफ हमारा ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ आगे रुके। जब ये नाइफ हमारा आगे की तरफ आगे रुका हुआ होगा तो फिर ये 3 mm पे काम करेगा। अगर रबड़ हमारा छोटा हो गया है तो हम इसकी सेटिंग इस तरीके से करेंगे कि ये 4 नंबर की एलकी के स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है और इसको हम
इधर से सोलोनाइट को दबाएंगे, इसको हमने कटिंग असेंबली जो है इसको ऐसे हमने दबाना है और पीछे से छोड़ना है। इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइट करना है ताकि ये शाफ्ट के साथ भी मूव हो और हम इसकी टाइमिंग भी बांध सकें। तो ये अभी हमने थोड़ा सा ज़्यादा मूव किया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे चढ़ा के और इसको आगे कर देंगे ऐसे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो 3 mm का जो हमने गैप रखा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो अभी 2.5 mm या 2 mm पे आ जाएगा गैप। तो उससे भी ये सिर्फ टकरना नहीं चाहिए। जैसे अभी ये केम के ऊपर चढ़ रहा है, हमारी गोली है, ये टकरना नहीं चाहिए। तो यहीं पे हमने इसको रख के और टाइट करना है। जो हमारी 4 नंबर की LG का स्क्रू है उसको हमने टाइट कर लेना है। ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे टाइट कर लिया और टाइट करने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे। दोस्तों फिर उसी तरीके से मैनुअली हमने चेक करना है। निडल को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे और नीचे की तरफ लेके आने के बाद जब ये निडल ऊपर जाने लगेगा तो हमने करंट कॉइल के पीछे पुश करना है और पुश करने के बाद ये हमने चेक कर लेना है कि ये इसका जो सुराख है ये पूरा बंद हो रहा है नहीं हो रहा। तभी आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा बंद हो रहा है। दोबारा चेक करते हैं तो ये पूरा बंद हो रहा है। तो सेटिंग हमारी यहाँ तक का हो गई है। दोस्तों यहाँ पे जो ये हमने क्लच वायर खोला हुआ है इसको भी हम जगह पे फिट कर लेंगे। इसको हमने यहाँ पे ऐसे रोक लेना है, 2 स्क्रू पे रुकेगा। ये 5 नंबर की LG का, इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है। बाज़ मशीन में पेचकस वाला आता है, बाज़ मशीन में LG वाला आता है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे स्क्रू को लगा देना। इसी तरीके से इसका ऑपोजिटिव दूसरा स्क्रू भी हम लगा देंगे। इसको हमने फुल टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं रहने देना। अच्छी तरीके से हमने दोनों स्क्रू को टाइट कर। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट बन के लगा हुआ है यहाँ पे, जो हमारा क्लच वायर को सपोर्ट कर रहा होता है टेंशन पोस्ट को कम ज़्यादा खोलने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। इसी तरीके से यहाँ पे ये हम लगा देते हैं। दोस्तों इसके स्क्रू को हमने यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेना है और स्प्रिंग को हम ले आके इधर घाट बना हुआ है, घाट पे बैठा देंगे और स्क्रू को हमने फुल टाइट कर लेना है। मैनुअली चेक करेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसी तरीके से करना चाहिए। दोस्तों केचर पट्टी हमने देख लेना है, केचर पट्टी हमारा टेढ़ा वगैरह ना हो। इसके अंदर केचर पट्टी हम लगा लेंगे। केचर पट्टी के ये नोक पे भी देख लेना है, कोई बाबरी कोई धार वगैरह ना हो। अगर हो तो रेगमाल से साफ़ करके उसको पॉलिश कर लेंगे और फिर हम इसको अपनी जगह पे ऐसे टाइट करेंगे। सिंपल ये एक स्क्रू के ऊपर रुकता है, इसको हमने जगह पे ऐसे बैठा लेंगे। पेचकस की मदद से हम इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसको हम चेक कर लेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मूविंग नाइफ को हाथ से हम इधर से आगे लेके आएंगे और यहाँ से इसको ऐसे दबा के देखेंगे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत, सब ठीक ठाक। दोस्तों केचर पट्टी को हम जगह पे लगा लेंगे और इसको चेक कर लेंगे कि ये अपनी जगह पे सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये इसी तरीके से लगेगा और इसकी सेटिंग ये होगी कि मूविंग नाइफ और केचर पट्टी में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो ये सही काम नहीं करेगा। तो इसको हमने गैप इसका ख़त्म कर देना है बिल्कुल और इसको फिर जगह पे टाइट करना है। तो ये हमने इसको इस जगह पे ऐसे टाइट करना है और फुल मूव करके ऐसे देख लेना है। हल्का से केचर पट्टी आपको दिख रहा होगा कि ये दब रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही केचर पट्टी हमारा टूटेगा। बस ये है कि जब ये केचर पट्टी का नोक और मूविंग नाइफ का नोक ये दोनों जब आमने सामने आए तो इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो निडल का धागा पलट के इस तरफ आ जाता है और इस तरफ वाला धागा निडल का जो होता है जहाँ से हम धागा डालते हैं वहाँ से कट जाता है। तो इसी वजह कर हमारा धागा जो है वो उड़ जाता है ऊपर कटिंग के वक्त। तो ये इस जगह पे हल्का सा टकर रहा है, इसको मैं दोस्तों इसको हम ये इस जगह पे हल्का सा टकर रहा है तो मामूली से हम इसको नीचे की तरफ करेंगे ताकि ये टकरना इसका ख़त्म हो जाए। तो इसको हम हल्का सा नीचे की तरफ कर देते हैं यहाँ से। अभी गैप चेक कर लेंगे, इस स्क्रू को हम टाइट करेंगे और इसका यहाँ पे गैप चेक कर लेंगे। तो ये बेहतरीन है, इसी तरीके से लगना चाहिए। अभी ये बिल्कुल भी नहीं टकर रहा है जब नोक सामने आ रहा है तो, और ना ही इसके अंदर गैप है। तो इस तरीके से हमने केचर पट्टी इसका सेट कर लेना है।
अब आ जाता है इसका शटल लगाने की बारी। दोस्तों इसके शटल को हम यहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे अपनी जगह पे, और इसका जो कटोरी है इसको हम नीचे की तरफ ऐसे पकड़ के और व्हील घुमाएंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे कटोरी के अंदर निडल को लेके आएंगे और फुल नीचे ले आएंगे। ऐसे निडल को हम फुल नीचे की तरफ लेके आएंगे। दोस्तों जैसे हमने निडल को फुल नीचे की तरफ लाना है और यहाँ से देखना है कि निडल बार का जो हाइट का टाइमिंग है वो सही है कि नहीं। आधा सुराख दिखना चाहिए। निडल जब हमारा बिल्कुल नीचे आ जाए कटोरी के अंदर तो आधा सुराख दिखना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा दिखेगा या कम दिखेगा तो हमारा निडल का नोक बार बार ख़राब होगा और निडल जाके शटल के अंदर टकरेगा और टाइमिंग भी हमारी सही नहीं आएगी, सिलाई के अंदर मसला आएगा। तो इसी तरीके से हमारा जब ये गज का हाइट हमने देख लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसकी टाइमिंग को बांधेंगे। कटोरी को हमने एक साइड पे नीचे के साइड पे पकड़ लेना है। ऐसे कटोरी को हमने नीचे के साइड पे ऐसे पकड़ लेना है और शटल को हम इस तरीके से टाइमिंग बांधने की कोशिश करेंगे। ये अभी हमारा शटल में गैप बहुत ज़्यादा है, शटल का गैप ख़त्म करेंगे। शटल और निडल के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, तो इधर से हम इसको थोड़ा करीब कर लेंगे। ये हमने इसको करीब कर लिया और ये इस पे से व्हील को हिलाएंगे। ज़्यादा करीब आ गया है, उसको हम थोड़ा दूर अंदर करेंगे। अभी गैप हमारा बराबर है लेकिन टाइमिंग बहुत ऊपर से है, टाइमिंग थोड़ा हम पीछे करेंगे इसका। इधर से शटल को रोक के और व्हील को हम ज़ोर से घुमाएंगे तो निडल हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिर हमारा टाइमिंग आ जाएगा। टाइमिंग अभी हम फ़िलहाल इसको सेंटर से बांधेंगे। सेंटर की जो टाइमिंग होती है तकरीबन हर कपड़े पे चल जाता है बेहतरीन। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे रख के और इसके शटल के स्क्रू को हम थोड़ा टाइट कर देंगे। नक्के से हो गया है काफ़ी। वैसे ये टाइमिंग ज़बरदस्त टाइमिंग है, यहीं पे अगर हम इसको सेट कर देंगे तो ये हर कपड़े पे सही चलेगा। गैप पर देख लेंगे, गैप तो नहीं है निडल और शटल के नोक के अंदर, इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। इसी जगह पे हमने इसकी टाइमिंग को सेट कर देना। तो ये यहाँ पे सेट है और शटल के तीनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो हमारा शटल का टाइमिंग हो गया है। दोस्तों इसका ये शटल फिंगर हम यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे। ये हमने केचर पट्टी से बचा के लगाना होता है, नहीं तो ये केचर पट्टी को टेढ़ा कर देता अपनी जगह पे बैठने के चक्कर में। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। ये स्क्रू इसका हम यहाँ पे टाइट कर देंगे तो ये शटल फिंगर जो है ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। दोस्तों फिंगर के स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है और अब हम इसके आगे इसका जो फिडोक झूला है वो कंप्लीट लगा लेंगे इसके अंदर। ये हमने यहाँ से ऐसे बैठाना है और इस जगह पे भी हम बैठा लेंगे। दोस्तों इस जगह से हमने ऐसे इस ब्लॉक को सबसे पहले बैठा लेना है। इस ब्लॉक के अंदर एक हिस्सा जो होगा ये गोल होगा, बल्कि 3 हिस्सा चकोर होगा। तो जो गोल हिस्सा है वो इस फिडोक जो हमारा एक रिंग बना हुआ है ये वाला, जिससे हम फिडोक ऊपर नीचे करते हैं, इसके साथ फिट कर लेना है इसको। ये हमने फिट कर लिया और इसको ऐसे आगे लेके जाएंगे तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। अभी ये इतना यहाँ पे हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल्का हल्का टाइट कर लेंगे। जो हमारा फिडोक झूला है, जो जिसके ऊपर दांती काम कर रहा होता है, इसको हमने हल्का हल्का टाइट कर लेना है ताकि हम ऊपर से फिडोक अपने जगह पे टाइट कर सकें। तो इसको हमने इस तरीके से अभी फ़िलहाल टाइट कर लेना है। फिर जब हमारा निडल प्लेट लगेगा और निडल के हिसाब से फिर फिडोक को हम सेंटर करेंगे सुराख के हिसाब से। दोस्तों फिडोक को हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये 2 स्क्रू पे हम ना यहाँ पे इसको टाइट कर लेना है। और ये दूसरा स्क्रू भी यहाँ पे हम लगा लेंगे। दोस्तों इसको अभी हम फुल टाइट नहीं करेंगे, इसको बस हल्का हल्का टाइट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम निडल प्लेट ऐसे लगाएंगे और निडल प्लेट लगा के चेक करेंगे कि हमारा जो ये फिडोक है ये सही है नहीं है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल प्लेट के साइड में
लग रहा है, निडल इसका प्लेट के साइड में लग रहा है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि इसका जो पूरा असेंबली लगा हुआ है, इसका जो फिडोक असेंबली या फिडोक झूला जो लगा हुआ है वो इस तरफ है, यानी कि उसको हमने इस तरफ करना है। तो हम यहाँ पे ये प्लेट को ऐसे फ़िलहाल लगा रहने देंगे और इसको हम पकड़ लेंगे, प्लेट को हाथ से पकड़ लेंगे और इस जगह पे जो हमने ये स्क्रू हल्का हल्का टाइट किया था इसको हम लूज़ करेंगे। इसको हमने लूज़ करना है, लूज़ करने के बाद इसको अंदर की तरफ करना है ऐसे। ये हमने अंदर की तरफ कर लेना है और फिर हल्का हल्का इसको हम टाइट करेंगे और ऊपर से चेक करेंगे कि क्या ये निडल प्लेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपने जगह पे आया नहीं आया। इस तरीके से हेड को हमें सीधा कर लेना है और फिर ये चेक कर लेना है। अभी आपको दिख रहा होगा कि तकरीबन ये इसका होल आ गया है। यहाँ पे हम प्लेट स्क्रू लगा लेंगे। यहाँ पे हमने ऐसे प्लेट स्क्रू लगा लेना है और प्लेट स्क्रू लगाने के बाद इसको हम पेचकस से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। हमने पेचकस से अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये नीचे से हमने हल्का सा टाइट किया हुआ है, इसी वजह से ये नीचे जा रहा है और इसको हम आगे भी लेके जाएंगे। इधर से पेचकस लगा के हल्का हल्का चोट मारेंगे पेचकस के ऊपर, ये आगे भी जाएगा। इसको हमने इस तरीके से आगे करना। व्हील घुमा के देखेंगे कि क्या हमारा फिडोक सही काम कर रहा है या प्लेट के साथ टकर रहा है। तो ये जब पीछे आ रहा है तो इस जगह पे ये प्लेट के साथ टकर रहा है, तो हमारा फिडोक और भी आगे जाएगा। इस जगह पे हमने पेचकस रख लेना है और हल्का हल्का चोट मारना। अभी व्हील घुमा के देख लेंगे कि अभी तो ये कहीं टकर नहीं रहा है, लेकिन ये नीचे चला गया, तो इसको हमने ऐसे हल्का सा ऊपर कर लेंगे। दोस्तों इसी तरीके से आपने इसकी सेटिंग करनी है और सेटिंग करने के बाद तो जो ये हमने फिडोक का स्क्रू लूज़ छोड़ा था इसको हम टाइट कर लेंगे यहीं पे। फिडोक का स्क्रू लूज़ इसलिए छोड़ा था कि ये प्लेट के हिसाब से बिल्कुल सीधा चले, हल्का सा भी ऐसे या ऐसे होगा तो ये प्लेट को ख़राब कर देगा। जो प्लेट का ये किनारा बना हुआ है दांत चलने का वो ख़राब हो जाता है। तो दांत ही ज़्यादा ऊपर है, हल्का सा इसको ऐसे हम नीचे करेंगे और फिर व्हील घुमा के हम देखेंगे। अभी ये ज़्यादा आगे चला गया, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे इधर से। फिर इसको ऐसे ऊपर कर लेंगे नॉर्मल। ये हल्का हल्का टाइट रखने से किसी भी, अगर आप कोई भी गेम की टाइमिंग या कुछ भी बांध रहे हैं, ये हल्का हल्का टाइट रखने से यही होता है कि हमारा टाइमिंग आसानी से बन जाता है। उसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं और जब व्हील घुमाते हैं ऐसे तो ये मूव भी कर रहा होता है व्हील के साथ। दोस्तों यहाँ पे ये सेट लग रहा है मेरे को, यहीं पे इसको हम टाइट कर लेंगे। जो इसका फिडोक असेंबली का झूले का जो स्क्रू लूज़ छोड़ा हल्का हल्का हमने थोड़ा थोड़ा जो लूज़ किया हुआ था इसको हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पे इस जगह पे से हमने हाथ रख के इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है और ये वाले स्क्रू को भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना, तो फिडोक हमारा अपनी जगह पे सही सेट हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे आ जाता है हमारा, इसकी सिलाई निकालने की बारी आ जाती है, तो इसकी हम सिलाई निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों मशीन हमारी चलने के लिए रेडी है, इसको हम चला के दिखाते हैं आपको। अब इसके अंदर हम धागा लगाते हैं, धागा लगा के फिर आपको इसकी कटिंग चेक करवाते हैं, इसकी सिलाई चेक करवाते हैं। दोस्तों हमारी कंपनी में एक जॉब ऐसा आया है जिसके अंदर निडल के अंदर 3 धागा चलेगा, तो मैंने ये मशीन 3 धागे के ऊपर रेडी किया है। निडल एक ही होगा, उसके अंदर 3 धागा चलेगा। इधर भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 3 धागा लगा हुआ है और ये ऊपर डला हुआ है और ये बाहर निकल रहा है। 2 एक कलर का धागा और एक ब्लैक कलर का धागा। इस तरीके का एक स्टाइल आया हुआ है और इसी तरीके से हमारे बॉबिन के अंदर भी 3 धागा चल रहा है। तो ये मशीन में इसीलिए सेट कर रहा था कि अगर ये लाइन में लगे तो ये प्रॉब्लम ना करे कटिंग वगैरह में, क्योंकि 3 धागा काटना इतना आसान नहीं होता नाइफ़ को। तो ये मैंने इसके ऊपर भी 3 धागा आपको दिख रहा होगा लगा हुआ है और 3 धागे के ऊपर हम इसको सिलाई कर रहे हैं। तो आपको मैं चला के दिखाता हूँ, बॉबिन के इसको जगह पे लगाता हूँ और इसको हम चला देते हैं। दोस्तों धागे को हम बूट के नीचे करेंगे, क्योंकि धागा अगर हमारा
बाहर रहेगा तो शटल में फंसने का ख़तरा रहेगा। तो दोस्तों ये हमने, और इसकी अब कटिंग चेक करते हैं। ये देखें, बेहतरीन धागा काट रहा है, अपने साइज़ का बिल्कुल इतना ही बड़ा धागा कटना चाहिए। ये मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ। ये तीनों धागा यहाँ से चलता हुआ आपको उछलता हुआ दिख रहा होगा। और ये तो दोस्तों अगर इसी तरीके से पूरी कटिंग असेंबली को, अगर आपकी मशीन की कटिंग में कोई भी मसला आ रहा है और वो उसका नाइफ असेंबली जैसा इस मशीन में लगा हुआ है ऐसे ही लगा हुआ है, तो आप इसी तरीके से उसको पूरा खोल लें, खोल के दोबारा फिट करें। कोई भी मसला होगा वो ख़ुद ब खुद बाहर निकल जाएगा, आपको फॉल्ट पकड़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका मशीन में धागा उछल रहा है, या धागा छोटा कट जा रहा है, या धागा सही नहीं कट रहा है, या धागा एक कट रहा है, या धागा सिर्फ निडल का कट रहा है, बॉबिन का नहीं कट रहा है, तो ऐसे कोई भी मसले अगर आते हैं मशीन के अंदर, तो इस तरीके से आपने पूरे नाइफ़ को खोल के दोबारा फिट कर देना है। इंशाल्लाह आपका मसला बिल्कुल फाइन आउट हो जाएगा और मशीन इसी तरीके से जैसे ये चल रही है इसी तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। अब इसमें आप एक धागा लगाएं या तीन धागा लगाएं, ये इसी तरीके से कटिंग भी करेगा और सिलाई इसका बिल्कुल साफ़ आ रहा है। नीचे का ऊपर का अगर आप देखेंगे तो सिलाई बिल्कुल साफ़ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।